नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मौर्योत्तर शासक होते हैं, उनके तहत हम सातवाहन वंश का अध्ययन कर रहे हैं। तो सातवाहन वंश के तहत अगर बात की जाए तो हमने सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात सातवाहन वंश के अन्य जो शासक होते हैं, जिसमें कृष्ण कान्हा के बारे में पढ़ा हमने। उसके पश्चात जो श्री सातकर्णी उसके बारे में पढ़ा, और 100 वर्षों का जो इनका अंधकार में युग रहता है, उसके पश्चात इस वंश का जो सबसे महान प्रतापी शासक कौन होता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमने पढ़ा। गौतमी पुत्र सातकर्णी की अगर बात की जाए विजयों के बारे में, जिसमें शक विजय इसकी प्रमुख विजय मानी जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके अंतिम समय के दौरान हमने देखा किस तरीके से ये शकों के हाथों जो पुनः पराजित होता है। तो उसी दौरान हमने जो इतिहासकारों में भी काफ़ी मतभेद है, कई अलग अलग मत प्रतिपादित उनके द्वारा किए गए हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो अंत में पराजित होता है, कई इतिहासकारों का मानना है, कई इतिहासकारों का मानना है कि शकों की विजय जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात होती है। एक दूसरा मत भी जो प्रतिपादित किया गया इतिहासकारों के द्वारा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, उस मत के बारे में आज बात करेंगे। और उसके अलावा जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो उत्तराधिकारी होते हैं इस सातवाहन वंश के, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इसी के तहत आज हम सातवाहन वंश को समाप्त करेंगे। तो बात करते हैं जो सहशासन का सिद्धांत दिया गया है। सहशासन बोले तो सम्मिलित राज्य। इसमें ये कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा, उसके जो इसमें अपने इसके पक्ष में कई तर्क उनके द्वारा दिए गए कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये गौतमी पुत्र ये अपनी माताओं का नाम जो सम्मान पूर्वक जो अपने नाम के आगे लगाते हैं, तभी तो कहा जाता है इसका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी का पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो ये पुलमावी अपनी माता का नाम जो सम्मान स्वरूप है जो अपने नाम के आगे लगाता है। ये सातवाहन वंश के शासकों में देखा जाता है। ऐसे जीके का क्वेश्चन भी ये पुटअप हो कहीं आए, किस वंश के शासकों के द्वारा जो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा क्या किया जाता है? लगाया जाता है अपने नाम के आगे जो अपनी माता का नाम लगाया जाता है सम्मान स्वरूप। तो ये सह सिद्धांत जो सह सम्मिलित राज्य की बात की जाए, सहशासन की सहशासन यानी कि दोनों के द्वारा साथ साथ में सहशासन यानी कि दो राजाओं का शासन एक साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? सहशासन कहते हैं। यानी कि सम्मिलित राज्य का सिद्धांत दिया गया है। इसमें जो आरजी भंडारकर है, ये मुख्यतः इनके द्वारा ये बात रखी गई है और इनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किए। इनका मानना है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो अपने अंतिम समय मरणासन स्थिति पे होता है या बीमार हो जाता है, उस वक्त उसके पुत्र के द्वारा भी जो उसके साथ साथ क्या किया जाता, शासन किया जाता। हालांकि अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार तो अपने पिता का उत्तराधिकारी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ही कोई माना जाता था। अगर जो शासक किसी को बनता, राज सिंहासन पर बैठता, तो वह अपने मृत्यु के पश्चात ही जो शासक महाराजा माना था। लेकिन इनका मानना है कि इस वक्त है जो दोनों के द्वारा साथ साथ, एक तो गौतमी पुत्र सातकर्णी और उसका पुत्र होता है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। जो आपकी किताब में मिसप्रिंट हो रखा है, ये पुलुभावी लिख रखा है, उसमें पुलुभावी नहीं है, उसमें करेक्शन करके आप पुलुमावी कर सकते हैं। तो इनका मानना है कि दोनों के द्वारा साथ साथ शासन किया गया है। और जो इसके द्वारा तो जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, इसके द्वारा तो बात की जाए प्रतिष्ठान का क्षेत्र, जो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ पे शासन किया जाता है। उसके अलावा जो धनकत पे जो किसके द्वारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा शासन किया जाता है। ये बात है जो आरजी भंडारकर महोदय के द्वारा कही गई है। अब इसके पक्ष में उनके द्वारा जो तर्क भी प्रस्तुत किए, अब तर्क ये क्या प्रस्तुत करते हैं, इनका मानना है तो उसके अनुसार ये नासिक प्रशस्ति है जो अभिलेख है उसका सहारा लेते हैं। हालांकि बात की जाए तो सातवाहन वंश के शासकों के बारे में हमें जानकारी इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। उसके अलावा जो उनकी उपलब्धियों, शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी इसी के माध्यम से जो पता चलती है। तो उसी दौरान प्रशस्ति जो ये नासिक प्रशस्ति है उसको आधार मानते हुए जो ये कहते हैं भंडारकर महोदय, उनके द्वारा कहा गया। इसके अलावा जो इस मत का समर्थन करने वाले इतिहासकार हैं उनके द्वारा भी ये बात कही जाती है। उनका मानना है कि इसमें जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता होती है,
जो राजमाता होती है उसको उसके नाम के लिए दो जो पदवियाँ जो लिखी जाती है, इसमें बात की जाए महाराज की जो ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता होती है उसके नाम के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके आधार पर दो उपाधियाँ उसकी जो लिखी जाती है उसके आधार पर कहा जाता है कि दोनों के द्वारा साथ साथ में शासन किया गया। अब ये क्या बात कहता है, नासिक प्रशस्ति में जो राजमाता होती है, ठीक है, जो महाराज की माता होती है, शासक की माता होती है, उसे क्या कहा जाता है, राजमाता का दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा इससे नासिक प्रशस्ति में जो अन्य दर्जा भी दिया गया, एक तो महाराज की माता का दर्जा दिया गया, ठीक है, और उसके अलावा जो पितामही का भी दर्जा दिया गया, महाराज की पितामही, यानी कि दोनों के द्वारा अगर साथ साथ में शासन किया जाता है तो राजा की जो माता हो गई गौतमीपुत्र सातकर्णी की तो माता होगी, और उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की क्या होगी, पितामही यानी कि दादी हो जाती है। तो इसी बात को आधार मानते हुए भंडारकर महोदय के द्वारा कहा गया कि दोनों के द्वारा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, दोनों के द्वारा साथ साथ में शासन किया गया है। उसके अलावा बात की जाए तो इसके विपक्ष में भी तर्क दिया जाता है कि अगर दोनों के द्वारा साथ साथ में शासन किया जाता है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसका खंडन भी किया गया कि दोनों के द्वारा साथ साथ जो शासन नहीं किया गया उनके द्वारा इनको निराधार बताया गया, जो ये सह शासन की जो सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा उससे गलत बताया गया। वो कहते हैं कि अगर दोनों ने साथ साथ शासन किया तो दोनों की उपलब्धियों का विवरण भी साथ साथ होना चाहिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की जो उपलब्धियां हैं उसकी उनका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। उसके आधार पर उनके द्वारा इस बात को क्या गलत माना जाता है, और उनका जो मूलतः देखा जाए तो कई इतिहासकार इसके समर्थन में नहीं, अधिकांश विद्वानों ने सहशासन के सिद्धांत को क्या बताया, निराधार बताया, जिसका कोई आधार नहीं, यानी कि ये बात मनगढ़ंत उनके द्वारा बताई जाती। तो ये सहशासन का सिद्धांत हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का देखने का मिलता है। उसके अलावा आप बात करते हैं हम गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी। जैसा कि हमने देखा 106 ईस्वी में ये शासक बनता है और 106 ईस्वी के पश्चात जो 24 वर्षों तक शासन करता है, इसके अभिलेखों से हमें पता चलता है। तो उसी दौरान 130 ईस्वी तक ये शासन करता है। अब इसकी मृत्यु के पश्चात आगे होने वाले शासकों के बारे में बात करेंगे जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं, और उसके पश्चात किस तरीके से जो सातवाहन वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक सी बात है उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी बनता है वह सिंहासन पर बैठता है। उसका पुत्र कौन होता है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। अब इन उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उपलब्धियां, हालांकि हमें ज़्यादा इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाओं या उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे ये राजा की हैसियत से निकलकर जो एक सामंत की हैसियत तक पहुंच जाते, सामंत और जमींदार की हैसियत, और इनका जो वर्चस्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लगभग बात करेंगे 3री शताब्दी के पूर्वार्ध में समाप्त हो जाता है। अब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पश्चात अगर बात की जाए अगला शासक होता है कौन, इसका पुत्र ही हो गया वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, इसके समय में बात की जाए तो इसके समय की ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हालांकि इसके द्वारा जो सातवाहन वंश के साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, इसके द्वारा शकों से जो पश्चिमी राजस्थान है वह मालवा के प्रदेशों को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वह मालवा का क्षेत्र है, वह किससे छीन लिया जाता है, शकों से छीन लिया जाता है। अभी तक देखा जाए तो शक वापस जो शक्तिशाली होकर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो इसका संघर्ष भी होता है। बात की जाए तो इसके द्वारा जो ये क्षेत्र छीन लिया जाता है। इसके पश्चात वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के पश्चात जो वशिष्ठ पुत्र शिव श्री सातकर्णी, ये इसी का भाई होता है। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का दूसरा जो पुत्र होता है, इसके द्वारा कुछ समय के लिए शासन किया। इनके समय में भी कोई ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके पश्चात अगला शासक यज्ञ श्री सातकर्णी होता है। ये इस वंश का जो अंतिम महान प्रतापी शासक होता है। इसके समय में सातवाहन वंश की कुछ स्थिति अच्छी रहती है, और इसके पश्चात सातवाहन वंश की शक्ति हमेशा निरंतर क्या होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है। यज्ञ श्री सातकर्णी जो अंतिम प्रतापी शासक होता है, इसके द्वारा शकों के साथ इनका टकराव निरंतर चला आ रहा है। बात की जाए सातवाहनों का,
और अंततः हम देखेंगे शकों के द्वारा ही जो सातवाहन वंश का क्या कर दिया, तो विनाश कर दिया जाता है। तो इसमें शकों से इसके द्वारा क्या किया जाता है, उत्तरी कोंकण को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। यहाँ ये शकों पे क्या रहता है, भारी रहता है। इसके पश्चात होने वाले जो शासक है वह दुर्बल और अयोग्य शासक होते हैं और उनके शासनकाल में सातवाहन वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। यक्षश्री सातकर्णी के पश्चात हमें विजय का उल्लेख मिलता है, चंद्रश्री का उल्लेख मिलता है और पुलमावी द्वितीय का उल्लेख मिलता है कि ये शासक है, इनके नामों का उल्लेख मिलता है। विशेष जानकारी हमें इनके बारे में प्राप्त नहीं होती है। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो ये अयोग्य और दुर्बल शासक होते हैं, तो इक्ष्वाकु जो अमीर होते हैं और पल्लव वंश के लोग होते हैं, उनके जो पल्लव वंश को भी हम पढ़ेंगे आगे अगर बात की जाए तो। पल्लव वंश के शासकों और सामंतों के द्वारा जो क्या किया जाता है, सातवाहन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पे धीरे धीरे अधिकार कर लिया जाता है और इस तरीके से जो सातवाहन साम्राज्य क्या सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे ये चलता रहता है। और बात की जाए 30वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जाते जाते सातवाहन जो केंद्रीय शक्ति के रूप में समाप्त हो जाते हैं और सामंत की हैसियत तक रह जाते हैं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आप भली भांति समझते होंगे। और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। पूर्वार्ध जो पहले के 50 साल होते हैं, कोई भी 100 वर्षों में सती यानी 100 वर्षों का समूह हो गया, 100 वर्षों का समूह है, चाहे 21वीं सदी हो आप उसे मान लो, चाहे तीसरी सदी हो सती हो उसे मान लो। तो इसमें जो पहले वाले 50 वर्ष होते हैं वो तो पूर्वार्ध कहलाते हैं और बाद वाले जो 50 वर्ष होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्तरार्ध कहलाएंगे, ठीक है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो सातवाहन वंश के अंतिम शासकों के बारे में और उसके पश्चात जो बात की जाए उससे पहले जो सहशासन का जो सिद्धांत है जिसमें माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र के द्वारा जो साथ साथ में शासन किया जाता है उसके बारे में जाना। और उसके पश्चात जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पश्चात होने वाले उसके उत्तराधिकारी हैं उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारियों का नाम हमें मिलता है वशिष्ठपुत्र पुलमावी, वशिष्ठपुत्र शिवश्री सातकर्णी, यक्षश्री सातकर्णी, विजय, चंद्रश्री और पुलमावी द्वितीय। और इनके पश्चात हमने देखा किस तरीके से जो तीसरी शताब्दी तक आते आते जो इस वंश का जो क्या हो जाता है, पतन हो जाता है और ये केंद्रीय शक्ति के रूप में नहीं रहते। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। और भी कोई किसी तरह की जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपकी राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।